बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। रूसी सदर के पास पहुँच गए ईरान के वज़ीर ख़ारजा। इससे पहले वो पाकिस्तान आए थे, फिर ओमान गए थे, वापस पाकिस्तान आए थे, फिर वो रशिया पहुँच गए। रूसी सदर ने बड़ा खुला डुला स्टेटमेंट दिया है। प्यूटन के साथ मुलाकात हुई उनकी, रूस के सदर के साथ, और प्यूटन ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को पैगाम दिया प्यूटन ने, और उनका पैगाम वसूल भी किया और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। जो मेन स्टेटमेंट है वो ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। ईरान और खित्ते के ममालिक के मफाद में जो मुमकिन हुआ रूस करेगा। देखिए, रूस हमेशा खुलकर सामने आया ईरान के मामले पर, और इस तरह ईरान को खुलकर किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो मुसलमान ममालिक हों या पड़ोसी ममालिक हों। ईरान को जो सपोर्ट रशिया से मिली है वो बड़ी खुली डुली सपोर्ट है। उसकी एक वजह यह भी है ना कि रूस जब भी किसी मुल्क के साथ लड़ता है या तनाज़े में आता है तो अमेरिका खुलकर रशिया के खिलाफ खड़े होने वाले मुल्क को सपोर्ट करता है, चाहे हथियारों के साथ हो, चाहे पैसे के साथ हो, चाहे इखलाकी नुक्ता नज़र से हो, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो करना हो या अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर दबाना हो, तो रशिया के खिलाफ हमेशा अमेरिका खड़ा होता है। इसी तरह रूस को मौका मिला तो रूस ईरान के साथ खड़ा हुआ, और रशिया ने ईरान के लिए स्टेटमेंट उस लेवल तक दिए हैं जिस लेवल तक कोई और मुल्क नहीं दे पाया। पाकिस्तान के हवाले से हल्की फुल्की सी अब तनकीद भी आना शुरू हो गई है। ये एक ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान हैं इब्राहिम रज़ाई। इन्होंने एक ट्वीट किया है, इंग्लिश में ट्वीट है, मैं इसका ट्रांसलेशन आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि पाकिस्तान हमारा अच्छा दोस्त और हमसाया मुल्क है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए ये मौजू सालिस नहीं है और ना ही इसके पास सालसी के लिए ज़रूरी साख मौजूद है। ये हमेशा ट्रंप के मफाद को मद्देनज़र रखते हैं और अमरीकी ख्वाहिशात के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाते। मिसाल के तौर पर दुनिया को बताने के लिए तैयार नहीं है कि अमेरिका ने पहले पाकिस्तान की तजवीज़ को कबूल किया मगर बाद में अपने वादे से फिर गया। ये भी नहीं कहते कि लबनान के मामले या मुंजमद असासों के बारे में अमरीकी वादा कर गए थे मगर उन्हें पूरा नहीं किया गया। एक सालिस को गैर जानिबदार होना चाहिए, ना कि हमेशा एक फरीक की तरफ झुकाव रखे। देखिए, मैंने पहले भी आपको ये कहा था कि ये पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठेगी। वजह यह कि हमारी पोजीशन बड़ी अजीब है ना। हम ना अमेरिका की गारंटी दे सकते हैं, ना अमेरिका से गिला और शिकवा कर सकते हैं। हम सिर्फ अमेरिका की मदद कर सकते हैं। हाँ, ईरान से हम गिला शिकवा भी कर सकते हैं और ईरान से हम गारंटियाँ भी मांग सकते हैं। अमेरिका से ना हम गारंटी मांग सकते हैं, ना अमेरिका की हम गारंटी दे सकते हैं, ना अमेरिका अगर खिलाफ वर्जी करे किसी मामले की तो हम क्या करेंगे हम ये भी नहीं बता पाते। तो पाकिस्तान की एक बड़ी कमज़ोर पोजीशन है। इस पोजीशन में आप सहूलतकार तो हो सकते हैं लेकिन सालसी करना ज़रा मुश्किल होता है। यही बात अब ईरान में से भी सामने आना शुरू हो गई है। उनकी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा कमेटी के तर्जुमान जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रख दिया। नाज़रीन, ईरान में अपने आप को जंग के लिए पेश करने वाले अफराद की तादाद 3 करोड़ हो गई है। ये वो 3 करोड़ लोग हैं जिन्होंने हुकूमत की इस दरख्वास्त के बाद कि अगर ज़मीनी हमला किया जाता है या लड़ाई तूल पकड़ती है तो ईरान की फ़ौज कम पड़ जाएगी। ऐसे में हमें वॉलंटियर्स चाहिए जो बहुत बड़ी तादाद में सामने आए, उन्हें हथियार दिए जाएं और वो लोग मुकाबला करें बाहर से आने वाली फ़ौज का, या कोई भी जारियत करता है ईरान के खिलाफ तो मुकाबला करें। तो अब जो तादाद होगी वो 3 करोड़ हो गई है। पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के 3 करोड़ फौजी नहीं है। यानी सबसे ज़्यादा फौजियों की तादाद चाइना की है, फिर अमेरिका की है, लेकिन इन दोनों को भी मिला लें तो इतने फौजी नहीं है। ये तो बहुत बड़ी तादाद है फौजियों की जो कि 3 करोड़ है। 3 करोड़ फौजी तो नहीं है, वॉलंटियर्स हैं। तो ये जनाब लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कर दिया और इसका इजहार किया है कालिबाफ ने, जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के ईरान के और मुज़ाकराती कमेटी के हेड। तो उन्होंने एक पोस्ट की और उसमें उन्होंने कहा कि आप तारीख के वो चैंपियन हैं जो हमेशा फतहयाब रहेंगे। इराक़ची ने 2 बड़े अहम बयान दिए। एक, उन्होंने कहा जी हमारे जो मुज़ाकरात अपने मकासद में अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हुए, हालांकि पेशरफ्त हुई है। पेशरफ्त से वो नहीं मुकरते, वो ये कहते हैं कि पेशरफ्त हो रही है लेकिन मुज़ाकरात में पूरी तरह से हम कामयाब नहीं हुए, और उसकी वजह उन्होंने 2 चीज़ों को करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के गलत रवैये एक वजह है और दूसरा हद से ज़्यादा अमेरिका के मुतालबात ये वजह है। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने दिल बड़ा करते हुए पाकिस्तान के ज़रिए से जो तजावीज़ अमेरिका को दी हैं, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बता दिया था, और अब वो बाकायदा पाकिस्तान की और आलमी मीडिया पे छपना शुरू हो गई है, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है। यही 2 चीज़ें जहाँ पे आगे सारे फंसे हुए हैं। नंबर 1 आप नए हुर्मुज़, नंबर 2 ईरान की जौहरी सलाहियत। ये 2 चीज़ें हैं ना कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम के साथ क्या करता है, एटमी प्रोग्राम के साथ क्या करता है, और एक आबना हुर्मुज़ का स्टेटस क्या होगा। तो इस पर जो ऑफर या तजावीज़ ईरान ने दी हैं अमेरिका को वो बड़ी दिलचस्प है और वो पाकिस्तान के ज़रिए से दी हैं।
उन्होंने कहा जी कि जौहरी मुज़ाकरात हम बाद के मरहले में कर लेंगे, तफसील से बैठेंगे, बाकी स्टेक होल्डर भी आ जाएं, आलमी एजेंसी IAEA भी आ जाए, तो वहाँ बैठ के तसल्ली से जो जौहरी मामलात हैं उनके ऊपर हम तय कर लेंगे। लेकिन इस वक्त जो उन्होंने तजावीज़ पेश की हैं उसमें यह है कि आपने हुर्मुज़ को खोल दिया जाए पहले और नाकाबंदी ख़त्म कर दी जाए। अब ये नाकाबंदी अगर ख़त्म हो जाती है अमेरिका की जानिब से तो एक बेहतर सूरत हाल होगी और जंगबंदी कायम रहे। और दूसरा, ईरान भी आबना हुर्मुज़ को खोल दे, चाहे स्टेटस को थोड़ा सा तब्दील करके खोल दे, लेकिन आबना हुर्मुज़ खुल जाए और आलमी तजारत जो है वो वहाँ से जारी हो जाए। याद रहे कि दुनिया की पेट्रोलियम मसनूआत की जो तजारत है उसका 20% यहाँ से होता है आबना हुर्मुज़ से। ये बहुत बड़ी मिकदार है, पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है और दुनिया में फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दुनिया में बढ़ रही है, लोगों के लिए महंगाई का तूफान आ रहा है। ये मामला अगर यूं रहता है तो अगले चंद महीनों में ये ज़्यादा बुरे हालात हो जाएंगे। तो ईरान ने इसका सलूशन दे दिया है कि हम मुज़ाकरात करते रहेंगे, फ्री कैन बैठते रहेंगे, बाकी मामलात को बाद में हल कर लेंगे, लेकिन फौरी तौर पे आपने हुर्मुज़ को खोल दिया जाए और नाकाबंदी ख़त्म कर दी जाए, इसके ऊपर एक मुआहिदा पहले कर लिया जाए। ये बड़ी काबिल अमल चीज़ है जो इराक़ची ने बताई है और अमेरिका को एक ऑफ़र दी गई है। लेकिन देखना यह है कि अमेरिका इस ऑफ़र को तस्लीम करता है या अभी मज़ीद नाकाबंदी और घेराबंदी जारी रखता है, क्योंकि इतलात तो यही आ रही हैं कि अमेरिका बड़ी मिकदार में, बहुत बड़े पैमाने पर हथियारों को इस रीजन में पहुंचा रहा है। दूसरा, इसराइल ने जो लेबनान के साथ जंगबंदी की थी वो लगातार खिलाफ वर्जी हो रही है। इसराइल ये कहता है कि हिजबुल्लाह खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो धमाके कर रहा है और वो इसराइली फ़ौजियों के ऊपर अटैक कर रहा है, जबकि हिजबुल्लाह और लेबनान बार बार कहते हैं कि इसराइल खिलाफ वर्जी कर रहा है। जनूबी लेबनान के कस्बों में बड़ी भारी बमबारी की है इसराइल ने, उसके बाकायदा मनाजिर भी जारी किए गए हैं, वो दिखाई भी दे रहे हैं। तो सबको पता है कि किस किस्म की सूरत पैदा होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में जो उन्होंने सबसे बड़ा दावा किया वो फिर वही है कि अमेरिका ईरानी यूरेनियम हासिल करके रहेगा। यानी ये जो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ना कि ईरान की यूरेनियम अमेरिका ले जाएगा या हासिल कर देगा, ये खौफनाक चीज़ है। इस पे ईरान नहीं मानेगा और यहां लड़ाई बढ़ सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा मांगता है और फिर कुछ थोड़ा सा लेकर वो एक स्टेटमेंट तब्दील करता है और वो राज़ी हो जाता है और वो अपनी हार को जीत कहने की भी सलाहियत रखता है कि मैं जीत गया। डोनाल्ड ट्रंप का ना एक बड़ी ज़बरदस्त करैक्टर है डोनाल्ड ट्रंप का। वो ये मांगेगा कि आप मुझे यूरेनियम दे दें, मैं यूरेनियम लेकर जाऊंगा, मैं यूरेनियम नहीं छोड़ूंगा। और बाद में अगर ईरान के साथ कोई ऐसा मुआहदा हो जाता है कि ईरान एटमी तजर्बा नहीं करेगा एटम बम का और यूरेनियम को दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा ये मेरी बहुत बड़ी फतह है। तो तब डोनाल्ड ट्रंप को क्यों पूछेगा भी थे आपने यूरेनियम लेकर आनी थी अमेरिका में, तो वो कहेगा जी क्या फ़ायदा, वो ख़त्म ही हो गई और अब वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होगी। तो ट्रंप के अंदर ना ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो बड़े आराम से अपना स्टेटमेंट तब्दील करके अपने आप को फातेह करार दे देता है। और ट्रंप की पार्टी भी ऐसी है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात को मान भी जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो ये बात की है। दूसरी जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की वो ये की है कि ईरान के पास सिर्फ 3 दिन बाकी बचे हैं। अब ये क्या कोई डेडलाइन है? नहीं। ट्रंप ने कहा कि 3 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के अंदाजों के मुताबिक ईरान अंदरूनी तौर पर फटना शुरू हो जाएगा। वजह जो है वो माली मामलात हैं। तेल की सप्लाई रुकने का बहुत बड़ा अंजाम होगा ईरान का और ईरान अंदरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार हो जाएगा और उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगे। तो उनके पास 3 दिन बाकी हैं, ये अमरीकी अंदाज़ा और अमरीकी तखमीना है। वैसे अभी तक ईरानी अमरीकी अंदाज़ों से ज़्यादा ढीठ साबित हुए हैं और मुश्किल साबित हुए हैं। ये भी आपको मैं बताता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछली क़यादत की जगह पे एक बेहतर क़यादत आ गई है। हालांकि सारी लड़ाई जो है वो नई क़यादत ने लड़ी है, पिछली क़यादत तो पहले हमले में ही शहीद हो गई थी। लेकिन साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने इसी इंटरव्यू में कहा कि ईरान की क़यादत बहुत अजीब है, समझ नहीं आ रहा हमारा वास्ता किन लोगों से पड़ गया है। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और इसी इंटरव्यू के अंदर कहा। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरानी फौज को मुकम्मल तौर पे कुचल दिया है, मगर अब भी वहाँ पे खतरात मौजूद हैं। तो नादरीन, ये इंटरनेशनली चीज़ें चल रही हैं, हम इनको रिपोर्ट करते चले जा रहे हैं। रीजन में अमेरिका हथियार इकट्ठे कर रहा है, बड़े पैमाने पर उसकी मूवमेंट जारी है। ऐसी ही मूवमेंट अमेरिका फरवरी के महीने में और जनवरी के महीने में कर रहा था। तो उन चंद हफ्तों में अमेरिका ने जितनी मूवमेंट की हमने आपको रिपोर्ट की और मैं आपको बताता जा रहा था कि जिस तरीके से अमेरिका हथियार पहुंचा रहा है, चीज़ें लेकर जा रहा है, ये सिर्फ बातचीत के लिए या दबाव के लिए नहीं होगा, ये लड़ाई हो जाएगी। और फिर लड़ाई हो गई, अंदाजे दुरुस्त साबित हुए। अब भी जिस तरह अमेरिका बड़े पैमाने पर मूवमेंट कर रहा है, इस पे अरबों डॉलर खर्च होते हैं और इतनी बड़ी जो मिलिट्री मूवमेंट है उसके बाद लड़ाई ना हो इसके इम्कान कम है।
अब नाज़रीन आ जाए जरा पाकिस्तान की तरफ। द इकोनॉमिस्ट ने एक मजमून लिखा है पाकिस्तान के हवाले से, और ये लिखा कि मुल्क का आइन अब भी रस्मी तौर पर जमहूरी है। यानी पाकिस्तान के अंदर जो आइन है उसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन यह रस्मी तौर पर ही है, अमली तौर पर नहीं है। मगर मूंछों वाले आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी हाइब्रिड निज़ाम को फौजी कंट्रोल की तरफ झुका दिया है। यानी ऑलमोस्ट कंट्रोल कर दिया है सारे के सारे आइन पे, पूरे के पूरे निज़ाम पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। और पाकिस्तान में अब हाइब्रिड नहीं है बल्कि वो फौजी ताकत है, यहाँ पे फौजी कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर। यानी एक तरह का पाकिस्तान में सिंपल आप कहें तो मार्शल लॉ है। हालात यहाँ तक पैदा कर दिए हैं कि आईनी तरामीम कर करके अदलिया को फतह कर लिया गया है। अब जजेस की हालत यह है कि जब दिल करता है उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है, और यह फैसला भी अब कर लिया गया है। यानी अब नई खबर यह आई है कि जो जजेस पसंद नहीं है, इस्लामाबाद पे पूरा कंट्रोल चाहिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। यहाँ पे कोई भी ऐसा जज उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद में जो मामलात होते हैं हुकूमत से रिलेटेड होते हैं। तो हुकूमत से जुड़े हुए मामलात में कोई ऐसा जज नहीं चाहिए जो इंसाफ फ्राहम करे। लिहाजा इस्लामाबाद से 5 जजों को निकालकर मुख्तलिफ जगह पे ट्रांसफर करने का यह फैसला कर लिया गया है। अदलिया का शराजा बखेरा जा रहा है, और पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के वकला, बार्स सब बैठकर तमाशा देख रहे हैं, और कोई ये रास्ता रोकने के लिए जरूरत नहीं कर रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनुल्लाह साहब ने बड़ी बुलंद आवाज में इस्तीफे दिए थे। ऐसा लगता था कि वो बाहर निकलेंगे और दुनिया को बताएंगे कि अदलिया फतह हो चुकी है, सब बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन उनमें से दोनों ने कोई आगे जुर्रत नहीं की, किसी जगह पे आगे जाकर उन्होंने आवाज नहीं उठाई, बल्कि वो खामोश होकर बैठ गए। ऐसा लगता है कि वो अब लड़ने की कैपेसिटी से ही बाहर थे। इससे बेहतर था कि वो अदालत के अंदर रहते और सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा ना देते, वहां मौजूद रहते तो शायद किसी एक केस में इंसाफ देते, 2 में इंसाफ देते। लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान की। एक और देखें कैसी अजीबोगरीब खबर है। हुकूमत ने एक तरमीम की थी कानून के अंदर, और ये इख्तियार ले लिया था कि पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट गैर फाल कर दिए जाएं। यानी हुकूमत चाहे जिसका पासपोर्ट उड़ा दे, जिस शहरी का पासपोर्ट गैर फाल करना चाहे हुकूमत गैर फाल कर ले। यह हुकूमत ने इख्तियार ले लिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने इसको गलत करार दे दिया था। लेकिन अब आईनी अदालत ने, जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक नई अदालत तैयार करवाई है पाकिस्तान में, आईनी अदालत ने शहरियों के पासपोर्ट को गैर फाल करने का जो इख्तियार है वो हुकूमत को वापस दे दिया कि पाकिस्तानी हुकूमत जब चाहे जिसका चाहे पासपोर्ट खत्म कर दे। ये इख्तियार हुकूमत के पास अगर होगा तो हुकूमत अपने तमाम पॉलिटिकल अपोनेंट्स को कुचल देगी और उनके पासपोर्ट गैर फाल कर देगी। ये लोग ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, उनके बुनियादी इंसानी हकूक मुतासर हो जाएंगे। लेकिन आईनी अदालत ने ये वाली सहूलतकारी भी कर दी। आईनी अदालत को जो भी कहेगी ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, वो फौरी तौर पर कर लेंगे, फौरी तौर पे कर लेंगे। पाकिस्तान को पूरी तरह से जकड़ लिया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। वो चीजें हो रही हैं जो माजी में कभी भी नहीं हुई थी। मिसाल के तौर पे आप ये देखें ना कि लाहौर का इलाका हरबंसपुरा, वहां पे पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया, और ये 9 मार्च का मुकदमा है, रमजान के महीने का मुकदमा दर्ज किया जनाब के इसराइली झंडा जो है वो जलाया गया। एहतजाज किया लोगों ने और इसराइल का झंडा जला दिया। इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। पाकिस्तान में गिरफ्तारियां हो रही है, फर्द हो रही है। अंदाजा करें पाकिस्तान कहां पहुंच गया। आप फलस्तीन के हक के लिए निकलते हैं, आप पे गोलियां चलती हैं, आप गिरफ्तार हो जाते हैं। आप इसराइल के खिलाफ निकलते हैं, आप पे मुकदमात होते हैं, आप गिरफ्तार हो जाते हैं, गोलियां चल जाती हैं। अजीबो गरीब सूरत हाल है पाकिस्तान में। ऐसा हमने कभी नहीं देखा था। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी से हर चीज को बदल के रख दिया है। यहां तरक्की का एक ही म्यार रह गया है, इमरान खान के खिलाफ हो जाओ। ब्यूरोक्रेट जो हैं उनमें से जो आदमी भी इमरान खान के खिलाफ चला जाएगा और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कुचलने में अपना किरदार अदा करेगा, उसके लिए तरक्की के सारे रास्ते खुल जाएंगे। ये वाहिद क्राइटेरिया रह गया है पाकिस्तान में तरक्की करने का। कोई किसी किस्म की सलाहियत नहीं चाहिए, किसी किस्म की दिमागी सलाहियत नहीं चाहिए, किसी किस्म की कारकर्दगी नहीं चाहिए। कारकर्दगी सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो करना है करो, इमरान खान को और पीटीआई को कुचलो, और जो ब्यूरोक्रेट ज्यादा काम करेगा इस सिलसिले में उसको ज्यादा तरक्की और सहूलियत मिलेगी। ये हम होते हुए देख रहे हैं। हुकूमत ने एक बार फिर पाकिस्तान में शरह सूद में इजाफा कर दिया। जब सूद की शरह बढ़ती है तो कारोबार कम होता है। ये एक सेट पैटर्न है। अब ये हुकूमत मुल्क नहीं चला पा रही, सादी सी बात है, और अपने खर्चे निकालने के लिए लोगों की जेबें काटने पर आ गई। बिजली की कीमत हो, गैस की कीमत हो, पेट्रोल की कीमत हो, आम आदमी पे लगने वाले टैक्सेस हों, हर चीज के अंदर हुकूमत नाकाम हो गई। और आसिम मुनीर साहब के पास इस वक्त किसी किस्म का कोई माशी फार्मूला बाकी नहीं रहा। सिर्फ एक ही चीज है, दुनिया से पैसे मांगो, इकट्ठे करो अपने खर्चे पूरे करने के लिए, और पाकिस्तानियों की जेबें काटो, जितना मैक्सिमम हो सकता है इनके ऊपर टैक्स लगाओ।
चाहे पेट्रोल में, चाहे गैस में, चाहे बिजली में, चाहे बाकी चीज़ों में, तो लोगों को दबाएं। अब सूद की शरह में भी इजाफा कर दिया गया है। आसिम मुनीर साहब के पास कोई माशी प्लान इस वक्त मौजूद नहीं है जो कारामद हो। इससे पहले उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं, बड़ा जोर लगाया, लेकिन उनका काम नहीं है, वो कर नहीं पाए। और ना ही मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम का कोई हल उनके पास है। जिन लोगों के पास हल है उनमें से आधे जेलों में है और बाकियों को दीवार के साथ लगाया हुआ है, तो फिर हल तो नहीं निकलता इस तरीके से। हालात यहां तक पहुंच गए कि इमरान खान साहब के वकालतनामे पे दस्तखत करवाने के लिए इमरान खान साहब के वकीलों को अदालतों से जाकर रुजू करना पड़ता है। ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ। कोई भी आदमी जेल में बंद है, उसका वकील अगर वकालतनामे पे दस्तखत करवाना चाहे तो एक छोटी सी दरखास्त देकर जाके वो दस्तखत करवा सकता है। वो जाकर अपने क्लाइंट से मिल सकता है, उससे बातचीत कर सकता है, केस के ऊपर डिस्कशन कर सकता है और फिर उससे वकालतनामे पे दस्तखत करवा सकता है। मैं जेल में था, मियां अली अशफाक साहब आए, आके मेरे से दस्तखत करवाए, मेरे साथ केस को डिस्कस किया और चले गए। एक दफा जो है वो एक और वकील साहब, फिर एक और मुकदमा हो गया, मैं जेल में ही था, वो आए, उन्होंने आके मेरे से दस्तखत करवाए। वो अली के एसोसिएट थे, मुझे मिले, बैठे, बातचीत की, वो भी चले गए। ये पाकिस्तान में नॉर्मल रूटीन है। ये हर कैदी को ये सहूलत मैसर है। इमरान खान के अलावा इमरान खान को इन्होंने दबाकर रख दिया है, दबाकर रख दिया है और हर तरह का कार्ड इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया। भी ये ताहिर अशरफी साहब लंदन में थे, यहां पे कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इन्हें घेर लिया। उन्होंने कहा जनाब आप हर हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं। फिर उन्होंने ताहिर अशरफी साहब से कहा कि ना सिर्फ आप हर हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं बल्कि आप ये जूते पॉलिश कर रहे हैं। इस किस्म की बातें उनसे की गई। ताहिर अशरफी साहब जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफें करते रहे और वो जो दूसरे नौजवान वहां पे थे वो लोग ये कहते रहे कि नहीं नहीं वो बहुत जालिम है और उन्होंने पाकिस्तान में फस्तायत जो है वो बर्पा की हुई है। अब अशरफी साहब अपनी बातें करते, वो अपनी बातें करते। बाद में अशरफी साहब ने कहा मेरी फैमिली मेरे साथ थी। हालांकि जो दूसरे लोग हैं उनका ये दावा है कि फैमिली साथ नहीं थी। लेकिन एक बात मैं कैटेगोरिकली कहूं कि अगर किसी की फैमिली उसके साथ है या नहीं भी है, कोई बंदा अगर आपसे बात करना चाहता है तो आप उससे बात करें, जो नहीं बात करना चाहता आप सवाल करें और चले जाएं। हम किसी की तस्दीक नहीं कर सकते, ना ताहिर अशरफी कर सकते हैं ना कोई और कर सकता है। इस बात का सबको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन एक बात मैं बताऊं, उसके बाद जो घिनौना काम ताहिर अशरफी साहब ने किया ना, वो देख के मैं हैरान रह गया हूं कैसे कोई आदमी किसी की जिंदगी से खेल सकता है। ये देखें आप, ताहिर अशरफी साहब ने बाद में एक वीडियो के ऊपर पैगाम जारी किया, क्योंकि मौके पे तो जवाब दे नहीं पा रहे थे, तो वीडियो के ऊपर उन्होंने एक पैगाम जारी किया। वो पैगाम तो जो है सो है, उसके ऊपर जो कैप्शन लिखी ताहिर अशरफी साहब ने वो बड़ी खौफनाक है। उन्होंने देखा मुनकरीने खत्म नबूवत के सहूलतकारों को जवाब। यार आप मारना चाहते हैं लोगों को? मौलवी साहब आपका दिमाग ठीक है? वो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट है, उन्होंने पॉलिटिकल सवाल किया कि यार आप मिलिट्री को सपोर्ट क्यों करते हैं सियासतदानों के मुकाबले में? यूनिफॉर्म वाला जर्नैल चीजों को कैसे कंट्रोल कर सकता है? ये तो जायज सवाल आते हैं, कोई करता है, आपके पास जवाब है, दे, नहीं है तो दफा करें आप। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप बाद में बैठ के नंबर टांगने के लिए वीडियो बना रहे हैं और उसमें आप कह रहे हैं मुनकरीने खत्म नबूवत के सहूलतकार? ये क्या होता है? आप तो लोगों की खत्म नबूवत के नाम के ऊपर तो पाकिस्तान में लोग जान से मार देते हैं। खत्म नबूवत के नाम के ऊपर तो यहां पे खून की नदियां बह सकती हैं पाकिस्तान में। आपको नहीं पता लोगों के क्या जज्बात हैं? और आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरी को टैग कर दिया पकड़ के। आपको ये बारीक वारदात है मौलवी साहब। अब बाद में फतवे ना देना शुरू होना। मैंने कहा था कि जनाब सहूलतकार, मैंने इक्का दुक्का की बात की, मैंने सब की। आपकी जो कैप्शन लिखी हुई है ना, वो हर आदमी इतना बारीक नहीं आपकी वारदात समझ सकता। जो एक जर्नल इसका तासुर गया है, जो बुनियादी तौर पे इसका तासुर गया, वो इतना खौफनाक है कि आपने एक आग लगाने की कोशिश की है। मजहब कार्ड को इस्तेमाल करते हुए एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी और उसकी लीडरशिप की जान को आपने खतरे में डाल दिया। मौलवी साहब, इससे पहले भी इमरान खान साहब पे गोली चली थी और इसी तरह के घटिया और गंदी हरकतों की वजह से वो मामला हुआ था। आज फिर आप वही वाला कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। यार आपको शर्म आनी चाहिए यार, खुदा का नाम लें। ये क्या हरकत आप कर रहे हैं मौलवी साहब? मैं आपको बताऊं कि आप क्या कहते थे जब इमरान खान हुकूमत में था और जिन दिनों में हुकूमत खत्म हो रही थी। मैं बताऊं आप मुंह छुपाते फिरेंगे कि आपकी हालत क्या थी उस वक्त और आपके अल्फाज क्या थे और आप किस किस तरह फोन करके किस किस के तरले और क्या क्या बातें आप कर रहे थे। फिर किस तरीके से आप अगले सेटअप के अंदर शामिल होने के लिए आपने पूरी कोशिश की और कहां कहां आप गए। मौलवी साहब, कुछ चीजों पर पर्दा रहने दें। आप लोगों की जान से खेलना बंद करें। यह बेशर्मी है, डिटाई है और यह बदनीयती है आपकी। कैसे आप किसी की जान से खेल सकते हैं यार? आपको इंसानी जान की परवाह ही नहीं है। आपने मुंह चुप के कह दिया मुनकरीने खत्म नबूवत के सहूलतकार। ये क्या होता है? आपका एक पॉलिटिकल अपोनेंट है, आपने उठा के उसके ऊपर मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर दिया। ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है और ये आप उसी लीडर की फॉलोइंग को या उस लीडर को आप खतरे में डाल रहे हैं जिसके लिए आप एक एक घंटा खड़े होकर मजहबी मामलात पे आप उसकी गवाहियां दिया करते थे। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? बाहर अगले वीडियो में बात करेंगे नाज़रीन। बाकी चीजों पे अब तक इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।